नमस्कार विद्यार्थियों, हम मिडेवल इंडिया पढ़ रहे थे और उसमें हमने अभी तक सल्तनत काल के बारे में पढ़ा और हमने सुना कि सल्तनत काल का जो अंतिम शासक था उस इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में जिक्र किया था, पानीपत का युद्ध। पानीपत की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, वैसे 3 लड़ाइयाँ हुई है पानीपत की, और तीनों लड़ाइयों ने इतिहास बदला है। सबसे पहली लड़ाई में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। दूसरी पानीपत की लड़ाई में भी अकबर ने हेमू को हराकर वापस से मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। और तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों के भाग्य का निर्णय हुआ। तो ये धीरे धीरे लड़ाइयां आएगी, मैं आपको बताता रहूंगा। तो पानीपत की लड़ाई के बाद में जो चीजें होती हैं, यानी मुगल वंश की स्थापना में क्या चीजें होती है, किस तरीके से बाबर ने अपना राज्य स्थापित किया। हालांकि मैंने आपको बताया कि बाबर जो है वो भारत में 1526 ईस्वी में आया और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इन 4 सालों के इतिहास में उसने 4 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी। 26 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, 27 में उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, 28 में उसने घग्गरा का युद्ध लड़ा। तो इस तरीके से उसने जिन जिन युद्धों को लड़ा उन सारे युद्धों में उसको विजय मिली। और एक जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, शायद मैं चौथा तीसरा युद्ध बताया नहीं मैंने, खानवा का युद्ध 1527 में, खानवा का युद्ध। तो इन चारों युद्धों में 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में उसका चंदेरी और 29 में घाघरा का युद्ध, इन चारों युद्धों में बाबर को विजय मिली और 30 में उसकी मृत्यु हो गई। इन 4 सालों में उसने साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे तरीके से किया। बाबर के लिए जाना जाता था कि बाबर एक बहुत ही कि कह सकते हैं कि बहुत ही चालाक सेनापति था। वो कई सारी चीजें उसने सीखी और उन चीजों को सीख कर भारत में आकर इंप्लीमेंट किया। बाबर की अगर हम बचपन की बात करें तो बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था। फरगाना अभी कहेंगे हम कि मध्य एशिया में है। और वहां पर बाबर के जो पिताजी थे उनकी डेथ होने के बाद में बाबर जो है 11 साल की उम्र में शासक बन जाता है। 11 साल की उम्र में शासक बनने के बाद में वो आसपास के क्षेत्र को जीतने की कोशिश करता है। इवन समरकंद जो पास में जगह थी वहां पर भी वो अधिकार कर लेता है। लेकिन कभी समरकंद उसके हाथ से निकल जाता है तो कभी फरगाना उसके हाथ से निकल जाता है, फिर फरगाना पे अधिकार करता है तो समरकंद हाथ से निकल जाता है। इसी पेशो पेश में उसके काफी साल निकले। लेकिन बाबर एक ऐसा सेनापति था, बाबर एक ऐसा नायक था जिसने अपनी वहां की हार को दिल से नहीं लगाई। या कहेंगे कि वहां की हार होने के बाद में उसने ये नहीं सोचा कि मैं अब क्या करूं आगे। उसने भारत की तरफ मुख किया और भारत आकर कई सारे जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनको हराकर एक नया राज स्थापित कर दिया, जिसको हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी है और इसमें उसने कई सारे चीजों का जिक्र भी किया है। बाबर ने भारत में कई सारे गार्डन निर्माण की शैली, गार्डन भी बनाए, बाग बनाए हैं, उसको हम चारबाग बोलते हैं। वैसे चारबाग एक शैली का नाम है, चारबाग क्या है, एक शैली का नाम है। इस शैली में क्या होता है, जैसे आपका ताजमहल भी इसी शैली में बना हुआ है। इस तरीके से सेंटर से 4 नहरें जो है आप ऐसे निकालोगे तो ये 4 बाग हो गए, एक्चुअल में हो गए 4 बाग। इसी तरीके से निर्माण किया जाता था ताकि ये जो है पानी भी मिलता रहे उसको, सारी चीजें। तो 4 बाग शैली का निर्माण जो है बाबर ने कराया था। और बाबर की मृत्यु उसकी लाहौर में हुई और बाद में पहले उसको दिल्ली लाया गया, दफनाया गया यहाँ पर, और बाद में जो है उसको काबुल ले जाकर दफनाया गया। तो बाबर की कब्र जो है वो काबुल में है। तो बाबर के बारे में यही चीजें खास है। कुछ युद्ध के बारे में जो मैंने आपको बताए, इन सारे युद्धों की थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। खानवा का युद्ध या किसी और का युद्ध में क्या हुआ। खानवा के युद्ध में जैसे उसने बहुत बड़े एक जो राजपूत राजा थे राणा सांगा, तो राणा सांगा को पराजित किया बाबर ने और उससे उसका कद काफी ऊंचा हो गया था, क्योंकि राणा सांगा उस समय पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे और राजपूतों के शीर्ष राजा थे। तो राणा सांगा को पराजित करने के बाद में बाबर का कद और आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से बाबर की जीवन की कुछ चीजें हैं जिनको मैं लिख कर लेकर आया हूं। तो अभी समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया। मुगल वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। 14 फरवरी 1483 को बर्थ हुआ फरगाना में, मैंने बताया उज्बेकिस्तान में पड़ता है। मिडिल एशिया का मतलब है कि भारत के ऊपर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपका कजाकिस्तान, ये सारे जो स्थान है 5-6, वो सारे मिडिल एशिया में आते हैं। तो मिडिल एशिया में इसका जन्म हुआ जो अभी उज्बेकिस्तान में है। और इसके फादर थे उमर शेख मिर्जा और मदर का नाम था कुतलग निगार खां। तो ये कुतलग निगार खां जो थी ये 14वीं वंशज थी, किसकी, 14वीं वंशज थी चंगेज खां की, निगार खां।
ये गेंगीज मैंने लिखा है, इसको इंग्लिश में एक्चुअली ऐसे ही लिखा जाता है, ये चंगेज खां है। तो चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। मैंने बताया भारत पर चंगेज खां ने कब आक्रमण करने की कोशिश की थी, 1221 में। और इल्तुतमिश ने उस समय जिसका पीछा करते हुए चंगेज खां भारत आ गया था, उसको शरण देने से मना कर दिया था। तो चंगेज खां ने भी सिंधु नदी पार नहीं की और वापस चला गया। तो चंगेज खां 1221 से उसकी संतानें चली आ रही होगी। तो 14वीं जो डिसेंडेंस थी वो कौन थी, निगार खां थी। और तैमूर लंका, मैंने बताया कि तैमूर ने भारत में 1398 में आक्रमण किया, और इसकी मदद मैंने आपको बताया भी था। उस शहंशाह का नाम जिसने बाद में रैयत आला की, खिज्र खान जो था, उसने रैयत आला की उपाधि धारण की। 1398 में इसने आक्रमण किया भारत पर और कई सारी चीजें लूट कर ले गया। तो 1398 के बाद में इसके पांचवा जो वंशज था वो कौन था, उमर शेख मिर्जा। तो ये बाबर जो था ये एक तरीके से शाही रक्त था, या हम कह सकते हैं शाही खून था। और मुगल जो है, एक्चुअली चंगेज खां जो है मंगोल था। चंगेज खां क्या था, मंगोल। तो मंगोलों से ही ये मुगल वर्ड बना है, और इसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता था उस समय, क्योंकि तैमूर और चंगेज खान जो दो बड़े आक्रांता थे उनका वंशज था। तो मंगोल शब्द जो है उसी से मुगल शब्द भी निकला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में इसने उपाधि कौन कौन सी ली, पादशाह और कलंदर की उपाधि दी है। इसने खुद ने बादशाह और कलंदर की उपाधि ली। कहते हैं खानवा युद्ध के बाद में इसने सबको जो है चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के से दे दिया था। उसके बाद में इसने कलंदर की उपाधि ली थी। फिर 1494 यहां पर मैंने बताया कि 11 साल की उम्र में इसकी पिताजी की डेथ हो जाती है। तो फरगाना का शासक बनता है 11 साल की उम्र में, और ये कोशिश करता है और आसपास के समरकंद वगैरह को भी जीत लेता है। देखिए मैंने बताया कि समरकंद को जीत लेता है, वहां शासन किया। लेकिन प्रॉब्लम यही रहती है कि वहां पर उस समय उसका राज स्थायी नहीं रहता है। कभी समरकंद उसके हाथ, 3 बार उसने समरकंद को जीता और तीनों बार उसने समरकंद को खो दिया। तो इस तरीके से उसका राज स्थायित्व नहीं था। तो उसने सबसे पहले सोचा कि अब मुझे भारत की तरफ फोकस करना चाहिए, और उसने फिर अफगानिस्तान के कुछ इस साइड के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। तो 1504 में उसने काबुल को जीता। फिर बाद में उसने काबुल को जीतने के बाद में भी उसने कई सालों तक इंतजार किया, और उसने सोचा कि मुझे पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए, और भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उसके कोने वाले राज्यों को पहले जीतना चाहिए। जिस तरीके से सिंध पर आक्रमण किया, पेशावर पर, काबुल पर, इस तरीके से विजय प्राप्त करते करते पंजाब तक पहुंचा। और पंजाब आने के कारण जो है उसको एक अच्छी चीज ये हुई कि जब उसने पंजाब पर आक्रमण किया तो उसको दिल्ली से और पंजाब से इन्विटेशन भी मिला कि आप दिल्ली पर आक्रमण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1519 में उसने भेरागढ़ पर पहला आक्रमण किया। भैरागढ़ बाजौर नामक एक जगह है पंजाब में, वहां पर इसने आक्रमण किया और उस भैरागढ़ के किले को जीत लिया। पहला आक्रमण था भारत अभी सीमा में जो है पंजाब का। बाकी पाकिस्तान में जो है वो तो आक्रमण कर ही चुका था, लेकिन अभी भारत में जो सीमा है उसमें सबसे पहला आक्रमण 1519 में भैरागढ़ में था। इस आक्रमण में, इस किले के बाद में मैंने बताया इब्राहिम लोदी का भाई और चाचा आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत बुलाया कि आप जो है दिल्ली पर आक्रमण करिए। उनको लगता था कि ये लुटेरा है, तैमूर और चंगेज खां का वंशज है, तो लूटेगा, दिल्ली को लूटेगा और चला जाएगा, और बाद में जो सत्ता किसके हाथ आ जाएगी, हमारे हाथ आ जाएगी। तो इन्होंने उसको, ऐसा बोला जाता है तुजुके बाबरी में ऐसा ही जिक्र है कि इन्होंने आक्रमण करने के लिए बुलाया, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने। तो इसने बाद में क्या किया, सिंध पर भी आक्रमण किया, कश्मीर पर भी आक्रमण किया, और अंत में फिर जो है, जो जब इसको निमंत्रण मिला, दौलत खां लोदी जो पंजाब के गवर्नर थे और आलम खां लोदी जो कि यहां पर था, दिल्ली में था, तो दिल्ली और पंजाब के दो शासकों के द्वारा इसको निमंत्रण दिया गया कि भाई आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण करिए, हम आपके साथ रहेंगे। इसी तरीके से जो है वो इंडिया आने के लिए और ज्यादा डिटरमिन्ड हुआ। तो इंडिया आता है, और बाद में इनके निमंत्रण के बाद में 1526, मैंने बताया था 1526 ईस्वी में उसका पहला युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध का फर्स्ट वॉर, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली से इब्राहिम लोदी जो है उसकी तरफ जाता है लड़ने के लिए, और बाबर जो है उधर से लड़ने के लिए आता है। और पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय होती है। 2-3 चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी कल। एक तो उसने कैनन्स का, आर्टिलरी का प्रयोग किया, उसने मस्केट्स, बंदूकों का प्रयोग किया, उसने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया, और मैंने आपको कल बताया था कि उस्मानिया विधि जो है उसने गाड़ियों को एक चेस्ट तक, इतना ऊंचे तक गाड़ियों को एक स्पेसिफिक तरह के जमा के रक्षा पंक्ति बनाई थी। गाड़ियां मतलब बैलगाड़ियों को सीने तक ऊंचाई पर जमाना और उसके द्वारा रक्षा पंक्ति का निर्माण करने को उस्मानिया विधि बोला जाता है। तो ये कई सारे इनोवेशंस उसने किए और इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी की हार का कारण जो है मैंने बताया कि हाथियों का भगदड़ मचाना भी था, तो वो भी मैंने आपको बताया। और इब्राहिम लोदी, फिर एक बार और बता दूं आपको, इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सल्तनत कालीन सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया।
1206 से मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक से, गुलाम वंश से 1526 तक, यानी इन 300 सालों में ऐसा कोई सुल्तान नहीं हुआ जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। एकमात्र इब्राहिम लोदी एक ऐसा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। तो इब्राहिम लोदी लड़ा और युद्ध क्षेत्र में ही घायल हुआ और मर गया वो। तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, आगरा उसने ले लिया। अब ये सोचते हैं लोदी साहब, ये आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी की बाबर अब जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं है। और फिर वो देखता है कि मुझे भारत में रहना है, वहाँ की जलवायु उसको सूट होती है, सारी चीज़ें उसके फेवर में होती हैं। तो वो सोचता है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु उस समय रहता है राणा सांगा, क्योंकि उसका पूरा राजस्थान ऑलमोस्ट मेवाड़ का जो शासक रहता है, अजमेर आगरा तक उसका अधिकार रहता है, तो उसकी सीमाएं उसके राज्यों से मिलती हैं। और सबसे पहले वो राणा सांगा को हराने की बात करता है। तो इन दोनों की लड़ाई 1527 में खानवा नामक जगह पर होती है। कहते हैं कि राणा सांगा के बुलाने पर उस समय कई सारे राजपूत शासक जो है आ गए थे, और कई सारे राजपूत शासकों ने एक छोटी छिटपुट लड़ाई, छोटे स्तर की लड़ाई में मुगलों की सेना को हरा दिया था। और मुगलों की सेना का हौसला इस तरीके से पस्त हुआ था कि कोई सोच नहीं पा रहा था कि सांगा की पूरी सेना से जब हम लड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि राजपूतों ने मुगलों को बुरी तरीके से हरा दिया था उस छोटी सी लड़ाई में। लेकिन राणा सांगा की गलती यही रही कि उसने काफी समय बीच में रोक दिया। अगर वो आगे बढ़कर आगरा या दिल्ली पर आक्रमण कर लेता तो बाबर भाग खड़ा होता और ये भारत के भाग्य का फैसला कुछ और ही होता। लेकिन उसने टाइम खराब किया काफी टाइम तक, और बाद में जब बाबर और अकबर के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा के मैदान में जब युद्ध होता है, तो वहां पर राणा सांगा को घायल अवस्था में मूर्छित हो जाता है, अपने वहां से गिर जाता है वो। तो उसको रण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। राणा सांगा के बारे में बोला जाता है कि उसके शरीर पर 80 घाव थे, उसकी एक आंख नहीं थी, बहुत सारे घाव उसके थे, और उसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, यानी कि वो इस तरीके से सैनिकों का भग्न अवशेष था, यानी भग्न शरीर था उसका, कहीं से टूटा हुआ, कहीं से क्या था, 80 घाव थे उसके शरीर पर। तो जब घायल अवस्था में राणा सांगा को मैदान से बाहर निकाल लिया जाता है, तो बाद में राजपूत युद्ध हार जाते हैं। और कहते हैं कि राणा सांगा बाद में वापस जब होश आता है तो वो यही सोचता है कि युद्ध का क्या हुआ और वापस युद्ध लड़ना है, सब राजपूतों को इकट्ठा करने की सोचता है। लेकिन राजपूत जो है, नरसंहार जो हुआ था, युद्ध में जो क्षति जो हुई थी, अभी कहानी सुनाने में तो 1 मिनट लगता है कि युद्ध हुआ, लेकिन सोचिए कितने लोग मारे जाते होंगे बेरहमी से। तो राणा सांगा के द्वारा वापस युद्ध करने की बात को लेकर राजपूत सरदार उसको जहर देकर मार देते हैं, ऐसा इतिहास में किंवदंती है। तो राणा सांगा की हार के बाद में उसके पास में क्या और बच गया था। राणा सांगा के एक बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी था, 1528 में वह उससे लड़ता है, चंदेरी का युद्ध हम उसको बोलते हैं, और मेदिनी राय उसका नाम रहता है। तो मेदिनी राय एक राजपूत शासक था, चंदेरी मध्य प्रदेश में, अशोकनगर में। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को भी हरा दिया जाता है। तो बाबर का अब कोई शत्रु नहीं रहता है, केवल एक शत्रु रहता है, महमूद लोदी। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई होता है, जो उस समय इस दिल्ली, आगरा, राजस्थान, एमपी से भागकर चला जाता है बंगाल बिहार की तरफ। तो बंगाल बिहार की तरफ बाबर कूच करता है, और वहां पर गागरा नदी के किनारे, बिहार में गागरा नदी के किनारे महमूद लोदी को भी पराजित कर देता है। तो गागरा का युद्ध होता है। इन चारों युद्धों में बाबर की विजय होती है, और बाबर की जो विजय पताका है भारत में पंजाब, सिंध, काबुल से लगाकर राजस्थान, एमपी, ग्वालियर, ये सारे जगह से फैलती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार तक हो जाती है, यानी इसका एक बड़ा राजपाट स्थापित हो जाता है बाबर का। इस तरीके से बाबर ने अपनी विजय भारत में की है। तो देखिए ये सारी चीजें मैंने जो बताई आपको लिख रखी है। 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर इन 2 तोपचियों के नाम आप लिख लीजिएगा, उस समय मैंने बताए नहीं थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा जो है ये 2 तोपची थे जो बाबर की तोपों को चलाते थे। इन दोनों तोपचियों का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे वगैरह के एग्जाम में या दूसरे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, उस्ताद अली और मुस्तफा, ये 2 तोपची थे बाबर के साथ में। बाबर ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था, तो वहां के एक शासक थे विक्रमजीत, उनसे ही बाबर को कोहिनूर का हीरा मिला था, और बाबर से ही वो आगे आगे ट्रांसफर होता गया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, मैंने बताया राणा सांगा की हार हो गई। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी राय की हार हो गई। 1529 में गागरा का युद्ध हुआ, महमूद लोदी की हार हो गई। ये तीनों युद्धों में उसने हरा दिया, और पानीपत के युद्ध में तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया। चारों युद्धों में बाबर की विजय होती है। लेकिन काबुल जाते समय लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने बताया पहले उसका जो शरीर था वो आरामबाग लाया गया, आगरा में दफनाया गया, फिर यहाँ से काबुल ले जाया गया। आरामबाग उसी 4 बाग शैली में निर्माण किया हुआ बाग है आगरा में, जिस चार बाग शैली का जिक्र मैंने किया था। इन 4 भागों में इस बाग को बांटकर नहरें बना देना सेंटर से चारों भागों की तरफ। तो ये आरामबाग ला गया, आगरा लाया गया, और आगरा से फिर काबुल ले जाया गया। इससे तुर्की भाषा में मैंने बताया आत्मकथा लिखी है तुजू की बाबरी,
और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के समय नवरत्नों में से एक था और उसने इसको पर्शियन में, ईरानी भाषा जो थी पर्शियन भाषा में उसको ट्रांसलेट भी किया था, लेकिन ये मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। फिर यहां पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बाबर द मोस्ट पावरफुल कंटेम्प्रेरी रूरल कृष्णदेवराय। बाबर की आत्मकथा में लिखा गया है कि उसका समकालीन सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था कृष्णदेवराय। तो विजयनगर साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कृष्णदेवराय के बारे में। तो कृष्णदेवराय साउथ का शासक था और कृष्णदेवराय सबसे शक्तिशाली उसका समकालीन शासक था। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। आप राणा संगा का बोलेंगे, इब्राहिम लोदी का बोलेंगे, बिंदी राय का बोलेंगे, लेकिन वो सारे कोई भी नहीं है जिनसे वो लड़ा। उसको उसके अकॉर्डिंग सबसे शक्तिशाली शासक जिसके बारे में उसने सुन रखा था, हालांकि वो लड़ा नहीं, उससे कृष्णदेवराय था। और मीर बाकी, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि अयोध्या का मामला भी चल ही रहा था। मीर बाकी बाबर का एक सेनापति था जिसके द्वारा कहा जाता है कि इसने अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तो इसका नाम याद रखिएगा, मीर बाकी। मीर बाकी एक सेनापति जिसने बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर करवाया, ऐसा लिखा जाता है। तो ठीक है, चलिए, तो ये बाबर के बारे में है। मुझे लगता है बाबर के बारे में और कुछ चीज नहीं है। बाबर की जब मृत्यु होती है तो देखिए बाबर अपने उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं कर पाया था। बाबर की मृत्यु के समय बाबर का साम्राज्य बहुत फैला हुआ था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका बड़ा बेटा था हुमायूं, और बाबर ने हुमायूं को एक ही चीज बोली थी कि अपने भाइयों का ध्यान रखना। और हुमायूं के 3 भाई थे, अस्करी, कामरान और हिंदाल। ये 3 भाई थे किसके? हुमायूं के। यानी बाबर के 4 लड़के जिंदा थे, अस्करी, कामरान, हुमायूं, हिंदाल। ये चारों लड़कों के बीच में बाबर ने अपना साम्राज्य जो है बांटने की बात कही थी। तो हुमायूं ने क्या किया, तैमूरी परंपरा में एक्चुअली ऐसा होता है कि जब बेटे होते हैं, जितने बेटे होते हैं उनके बीच में साम्राज्य को बांट दिया जाता है। तो चारों में साम्राज्य को बांट दिया हुमायूं ने, और खुद दिल्ली पर शासन कौन करने लगा? हुमायूं करने लगा। लेकिन हुमायूं का जीवन, एक इतिहासकार ने लिखा है कि हुमायूं का जीवन बड़ा ही रोमानियत भरा था। रोमानियत भरा यानी रोमांच से भरा हुआ था। वो शाह से फकीर बना और फकीर से वापस शाह बना। यानी हुमायूं का जो शासनकाल है हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक हिस्सा है कि उसने 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया, और दूसरा हिस्सा है जिसमें 1555 से 1556 तक शासन किया। तो ये बीच के जो 15 साल है, 40 से 55, वो निर्वासन में जीता रहा, वो भटकता रहा। पहले वो जोधपुर से शरण लेता है, सिंध जाता है, ईरान जाता है, काबुल आता है, पेशावर आता है, इधर भटकता रहता है। 15 साल तक वो राजा नहीं रहता है। तो शाह से फकीर बना, फकीर से शाह बना। तो क्या कहानी है हुमायूं की? तो मैंने बताया कि चारों भाई अपने आपस में राज्य को बांट लेते हैं। हुमायूं के 3 शत्रु थे उस समय। एक तो ये महमूद लोदी की जो मैंने बात की, ये इसकी डेथ नहीं होती है इस युद्ध में, और इसकी डेथ नहीं होती है। तो इस युद्ध में एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब मेदिनी राय को बाबर ने हराया था ना इस युद्ध में, तो यहां पर उसने जौहर देखा था, लेकिन बाबर ने जौहर का जिक्र नहीं किया। मेदिनी राय एक राजपूत शासक था और यहां पर जौहर हुआ था उस समय। तो महमूद लोदी को हरा कर बाबर इसको मार नहीं पाया था। तो एक तो महमूद लोदी इसका हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु था, तो इसको हराना था। एक उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो बहुत शक्तिशाली था। और एक और व्यक्ति था जिससे बाबर हार कर ये निर्वासित जीवन जीने को मजबूर होता है, उसका नाम था शेर शाह सूरी। ये 3 शत्रु थे बाबर के, हुमायूं के। अब हुमायूं इन तीनों शत्रुओं से कैसे निपटता है, कैसे चीजें करता है? तो वही वो करता है, सबसे पहले वो सोचता है कि मैं शेर शाह और लोदी को परास्त कर दूं, क्योंकि लोदी उस समय बंगाल में था और शेर शाह उस समय बिहार में था। तो सबसे पहले वो शेर शाह पर आक्रमण करने के लिए जाता है। कहां पर जाता है? इस तरीके से अगर मैं भारत का मैप समझाऊं तो यहां पर वो आक्रमण करने के लिए जाता है। हुमायूं यहां से यहां, शेर शाह चुनारगढ़ का किला होता है यहां पर। लेकिन जब वो यहां रह रहा होता है तो यहां से बहादुर शाह जो है यहां आ जाता है। वो सोचता है बहादुर शाह अगर आ गया, दिल्ली पे आक्रमण कर दिया तो मेरी राजधानी चली जाएगी, मेरा राज चला जाएगा। तो वो क्या करता है, वापस इससे समझौता करके यहाँ आता है, बहादुर शाह को हराता है, बहादुर शाह से गुजरात छीन के वापस जाता है इधर। इस तरीके से वो भी क्या घूमता भटकता रहता है। और अपने तीनों शत्रुओं से लड़ने में शेर शाह सूरी से उसकी हार होती है, और शेर शाह सूरी के हार के बाद में उसके पास में दिल्ली, आगरा सारी चीजें छिन जाती है और वो भटकने पर मजबूर हो जाता है। तो 2-3 युद्धों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। और इसी बीच में ये जो शासन है ना 40 से 55, इस 40 से 55 के बीच में भारत में एक साम्राज्य बनता है, उसको बोलते हैं सूरवंश।
या सूरशाह, जिसमें से 5 साल शेरशाह सूरी शासन करता है और अपने केवल 5 साल के शासन में वो बहुत अच्छी तरीके से कई सारी चीज़ों को चेंज करके रख देता है। तो उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बाबर क्या कर रहा है, सबसे पहले हुमायूं के 3 भाई थे, मैंने बताया अस्करी, कामरान, हिंदाल। तो गुजरात दे दिया अस्करी को, कामरान काबुल कंधार को दे दिया, क से क याद रखिए, कंधार काबुल कामरान को, और हिंदाल दे दिया किसको, मेवात को। मेवात अभी हरियाणा के आसपास का भाग है, और गुजरात दे दिया उसने अस्करी को, और खुद दिल्ली पे शासन करने लगा। इसने बाबर ने दीन पनाह नाम का एक नगर भी बसाया था, शहर बसाया था दिल्ली के पास में। मैंने बताया कि अलग अलग शहरों की स्थापना हुई, जैसे ये दिल्ली है तो किसी ने जहां पनाह नगर बसा दिया, किसी ने शाहजहानाबाद बसा दिया, किसी ने दीन पनाह बसा दिया, किसी ने सिरी फोर्ट का निर्माण करा दिया, किसी ने राय पिथौरागढ़, ऐसे अलग अलग राजधानियां बनी है। ऐसा बोला जाता है कि 7 से 8 शहर जो है उस समय राजा महाराजाओं के द्वारा बसाए गए थे दिल्ली के आसपास। 3 मुख्य शत्रु थे, बहादुर शाह गुजरात का, महमूद लोदी बंगाल का, और शेर शाह या शेर खां जो है चौसा बिहार, ये शासन करते थे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, चुनारगढ़ पे आक्रमण किया। चुनारगढ़ पे आक्रमण जब ये करने गया तो उस समय मैंने आपको बताया कि जब ये चुनारगढ़ पर आक्रमण करने के लिए गया, कहाँ गया, चुनारगढ़ पर आक्रमण करने के लिए गए यहाँ पर, और यहाँ से जब ये आक्रमण करने के लिए गया दिल्ली से, तो यहाँ गुजरात से निकलकर ये बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर लेता है और सोचता है कि मैं दिल्ली पर आक्रमण करूं। तो अपनी राजधानी दिल्ली को बचाने के लिए शेरशाह से समझौता कर लेता है, और शेरशाह से समझौता करने के बाद में दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली आ जाता है तब इसको चित्तौड़ की जो रानी रहती है उस समय कर्णावती ने इसको राखी भेजी थी बहादुर शाह से रक्षा की जाए इसकी। तो जब ये राखी मिलती है तो ये बोलते हैं कि ये गया भी लेकिन लेट हो गया, कई लोग बोलते हैं इसने ध्यान नहीं दिया। ये एक बड़ा चीज हो सकती थी, अगर हुमायूं कर्णावती को बचा लेता तो सारे राजपूत शासक उसके फेवर में हो सकते थे। तो उस समय कर्णावती ने, चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजी थी, लेकिन ये बचा नहीं पाया, और यहाँ पर जौहर होता है और चित्तौड़ में बहादुर शाह विजय कर लेता है। लेकिन बाद में 1535 में फिर बाबर सोचता है कि अगर बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया तो बाद में उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो 1535 में बाबर जो है बहादुर शाह को चित्तौड़ से, मालवा से भगाकर गुजरात तक भगा देता है, गुजरात तक खदेड़ देता है, और गुजरात जो है अस्करी को छोड़कर आ जाता है। लेकिन जैसे ही बाबर वापस दिल्ली आता है तो वो सोचता है कि अब मैं किसको लड़ूं, वापस शेरशाह सूरी की तरफ लड़ने जाऊं। और उस समय तक शेरशाह सूरी बहुत शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने बाबर के तीसरे शत्रु महमूद लोदी को भी बंगाल से परास्त कर दिया था। यानी शेरशाह के पास पहले बिहार तो था ही, महमूद लोदी के पास बंगाल था, तो बंगाल में महमूद लोदी को परास्त करके सिर्फ शेरशाह ही उधर हो रह गया था। तो बाबर के शत्रु भी 2 ही रह गए थे, इस तरफ गुजरात और उस तरफ बंगाल बिहार। तो बंगाल बिहार में वापस शेरशाह को हराने के लिए बाबर सेकंड टाइम यहां जाता है। लेकिन जब ये यहाँ पर जाता है, युद्ध लड़ रहा होता है, तब खबर आती है कि यहाँ दिल्ली पर इसके खुद के भाई ने हमला कर दिया, खुद के भाई ने आक्रमण कर दिया, हिंदाल ने वहां पर जो है क्या कर दिया, कब्जा कर लिया है। जब हिंदाल ने कब्जा कर लिया तो वो वापस आने की सोचता है, लेकिन वापस आने की सोचता तो यहाँ रास्ते में जो है उसके 2 युद्ध होते हैं, और वो 2 युद्धों में उसकी हार होती है, उसकी बड़ी मुश्किल से जान बचती है, और एक व्यक्ति है जो उसकी जान बचाने वाला होता है, उसका नाम होता है निजाम बिश्ती, और निजाम बिश्ती जो है वो उसकी जान बचाता है। और इस व्यक्ति को जब हुमायूं वापस राजा बनता है, तो हुमायूं जब राजा बनता है तो उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 1 दिन का राजा ये बनाता है, इसका नाम था निजाम बिश्ती। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हुमायूं ने 1 दिन का राजा किसे बनाया गया था। तो ये जो मैं लड़ाइयों की बात कर रहा हूं, ये दोनों लड़ाइयों को हम बोलते हैं चौसा और बिलग्राम की लड़ाई। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, और बिलग्राम की लड़ाई 1540 में हुई थी, कन्नौज के पास में। दोनों में बाबर की हार होती है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, 1538 में वापस जाता है चुनारगढ़ पर, मैंने बताया शेरशाह सूरी को हराने के लिए जाता है, और वहां पर 2 लड़ाइयां लड़ता है, चौसा की लड़ाई और कौन सी लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई या बिलग्राम की लड़ाई, बात एक है, कन्नौज या बिलग्राम। तो 1539 में निजाम बिश्ती ने उसको बचाया, और निजाम बिश्ती को बाद में वो क्या करता है, 1 दिन का राजा भी बनाता है। निजाम बिश्ती का ध्यान रखिएगा, हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं मैं। दूसरा मैंने बताया कि दूसरी लड़ाई जो है वो कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई है, जो 1540 में लड़ी जाती है, और गंगा नदी के किनारे लड़ी जाती है। दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है, बाबर हुमायूं की इसमें भी हार होती है। तो इन दोनों लड़ाइयों को आप ध्यान रखिएगा, दोनों लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के जीवन में इन दोनों लड़ाइयों का बहुत महत्व है। इसके बाद में सब सत्ता हाथ से चली गई, हुमायूं फकीर हो गया, और हुमायूं के पास में कुछ भी नहीं था। तो वो एक बार तो जोधपुर के राजा उस समय मालदेव हुआ करते थे, तो मालदेव से शरण मांगी, लेकिन कहा जाता है कि मालदेव ने भी उसको शरण देने से मना कर दिया। पहले तो मालदेव ने बुलाया, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हुमायूं ने मालदेव पर विश्वास नहीं किया। तो यहां से वो फिर कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है। तो जोधपुर के बाद में वो सिंध चला जाता है, और सिंध के राजा उस समय वीरसाल हुआ करते थे। वहां पर जो राजा थे, राजपूत राजा थे, वीरसाल के यहाँ शरण लेता है। इसी बीच जो है वो हुमायूं जो है हमीदा बानो से विवाह करता है, और हमीदा बानो का ही लड़का होता है अकबर। तो अकबर और हमीदा बानो को अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ छोड़कर
सिंध से भी वो ईरान चला जाता है। ईरान के शाह होते हैं उस समय तहमास्प, तो तहमास्प से बोलता है कि ठीक है आप मुझे आर्मी दीजिए, और आर्मी देने के बाद में मैं आपके लिए काबुल, कंधार और ये सारे जीतूंगा, कंधार आपको दे दूंगा, काबुल पेशावर मैं रख लूंगा। इस तरीके से ईरान के शासक उसको सहायता देते हैं, तो वो कंधार जीतता है, लेकिन ईरान के शासक उसको आगे सहायता नहीं देते हैं। इसी बीच उसके भाई भी उसका विरोध करते हैं, तो भाई विरोध करते हैं, कामरान उसको आगे नहीं बढ़ने देता। मैंने बताया था कामरान के पास ही काबुल और कंधार था, तो कंधार वो जीत लेता है, ईरान के शाह मदद नहीं देते हैं। तो वापस आने के लिए वो हिंदाल को अपनी तरफ मिलाता है, अपने भाई को अपनी तरफ मिलाता है, और कामरान को वो मार देता है। कामरान को मारने के बाद में फिर वो पेशावर पर, पंजाब पर, सिंध पर आक्रमण करते करते वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो 15 साल का समय हो जाता है, और 15 साल के समय में यहाँ पर जो जिसने उसको हराया था, शेर शाह ने उसको हराया था, उसके वंशज अयोग्य होते हैं, और सिकंदर शाह शूर उसका एक वंशज होता है जिसको वो हराकर दिल्ली पर पुनः आक्रमण कर लेता है या कब्जा कर लेता है, और 1 साल शासन रहता है, और केवल 1 साल शासन रहता है, और उसका फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों, दीनपना नगर जो बसाया था वहां पर एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेनपुल एक इतिहासकार है, लेनपुल ने क्या लिखा है, लेनपुल बोलता है कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा वो, और ठोकर खाकर ही मर गया। इस तरीके से लेनपुल का कथन है। वो तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले बैटल ऑफ कन्नौज मैंने बताया, यहाँ से हुमायूं ने अमरकोट जो सिंध में है के राजा वीर साल के यहाँ शरण ली। यही अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को, और इसकी माता, अकबर की माता का नाम क्या था, इसकी माता का नाम था हमीदा बानो, हमीदा बानो, हमीदा बानो। तो यहाँ से वो जाता है ईरान के शाह तहमास्प के पास में, और वहां से कुछ सहायता लेकर 1545 में काबुल और कंधार को जीत लेता है। लेकिन बाद में आगे उसके द्वारा सहायता नहीं दी जाती है, कंधार तो वो वापस दे देता है, काबुल पर वो आक्रमण करके रखता है। और कामरान जो उस समय काबुल कंधार का शासक था, और बाद में उसके पास और भी, उनसे लड़ाई करता है 1-2 बार, लेकिन जीत नहीं पाता है। बाद में जब हिंदाल अपने एक दूसरे भाई हिंदाल को अपने साथ मिलाता है, और बाद में वो पेशावर और सिंध पर भी आक्रमण करता है, और वहां से वो जीत लेता है उनको। तो इस तरीके से वो वापस आता है। लेकिन मैंने बताया कि उस समय भारत में सूरशाह वंश का शासक था, तो सूरशाह में शेरशाह सूरी तो 5 साल रहा केवल। सूर वंश में क्या था कि सूर वंश में शेर शाह का शासन तो केवल 5 साल रहता है, यानी 1540 से 1545। तो ये बस शेर शाह इतना ही टाइम रहता है, शेर शाह बस इतना ही टाइम रहता है। शेर शाह के बाद एक उसका उत्तराधिकारी आता है इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह क्या रहता है 1545 से 1554, इतना ही रहता है, 8-9 साल रहता है, मर जाता है। फिर इसके बाद में जो क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है फिरोज शाह। तो फिरोज शाह शूर आता है, केवल 3 दिन शासन करता है, और इसके बाद में इसके चाचा मुबारिज खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और मुबारिज खां जो है आदिल शाह शूर के नाम से शासन करता है। लेकिन चूंकि इसके मामा, उसके चाचा के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, उसी समय से सूर साम्राज्य जो है 3 भागों में बढ़ जाता है। एक तो इस फिरोज की हत्या करने वाला कौन, आदिल शाह। तो आदिल शाह एक व्यक्ति है। फिर दूसरा एक और जो है इसका भतीजा रहता है इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह जो है वो भी चाहता है कि मैं शासन करूं। और एक इसका और व्यक्ति रहता है सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह सूर भी चाहता है मैं शासन करूं। तो 3 राज्यों में भाग उसका राज्य जो है 3 भागों में बढ़ गया। सिकंदर शाह सूर, इब्राहिम शाह सूर, आदिल शाह सूर, ये तीनों लोग जो है सूर वंश के दावेदार हो गए। अब देखिए ये आदिल शाह सूर जो है ना, ये आदिल शाह सूर तो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हथिया लेता है, उस भागों को आक्रमण कर लेता है। ये इब्राहिम शाह सूर क्या करता है, दिल्ली पर, आगरा पर अधिकार कर लेता है। और सिकंदर शाह सूर क्या करता है, पंजाब वगैरह पे अपना आधिपत्य रखता है। अब देखिए थोड़े दिन बाद ये सिकंदर शाह सूर क्या करता है, दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है और इब्राहिम शाह को मार देता है। तो 2 दावेदार रहे, सिकंदर शाह और आदिल शाह। आदिल शाह तो बड़ा आलसी व्यक्ति था। इसने क्या किया, एक व्यक्ति था हेमू, उस हेमू को अपना सेनापति बना दिया और राजपाट एक तरीके से उसको सौंप लिया। तो आप देखिए जब हुमायूं भारत आया तो कंडीशन क्या है कि ये तीनों राजसत्ता के लिए लड़ रहे हैं। उस राजसत्ता को लड़ते लड़ते सिकंदर शाह ने इब्राहिम शाह को हरा दिया और कहां पर अधिकार कर लिया, दिल्ली, आगरा, पंजाब, सिंध, इन सब पर अधिकार कर लेता है। और आदिल शाह कहां रहता है, आदिल शाह रहता है बंगाल बिहार उस साइड में। तो अगर हम भारत का मैप को इस तरीके समझे तो यहां तो है आदिल शाह और यहां है शेर शाह, यहां था इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह और 2 शेर शाह तो एक ही हो गए क्योंकि सिकंदर शाह ने इब्राहिम शाह को हरा दिया। तो ये दिल्ली, आगरा, पंजाब, सिंध पर तो सिकंदर शाह का आक्रमण रहता है और आदिल शाह का कब्जा रहता है कहां पर,
जौनपुर, बिहार और बंगाल, या बिहार और हम उत्तर प्रदेश के भाग समझ सकते हैं। और आदिल शाह ने तो किसको सेनापति बना दिया? हेमू को। हेमू के बारे में भी पढ़ेंगे। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर उसी को हराएगा। तो जब क्या हुआ कि सिकंदर शाह ही बाबर का सबसे बड़ा कांटा है। जब वो आएगा तो सबसे पहले पंजाब पड़ेगा, दिल्ली, आगरा, तो सिकंदर शाह को हराएगा वो। तो सिकंदर शाह को हरा देता है, और जब सिकंदर शाह को हरा देता है तो बाबर, हुमायूं का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है। लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं की मृत्यु के समय ये आदिल शाह का सेनापति हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और दिल्ली पर जब वो अधिकार करता है हुमायूं की मृत्यु के बाद में, तो उसका बेटा जो बाबर, हुमायूं का बेटा अकबर जो रहता है, वो उस समय पंजाब में रहता है। तो अब दिल्ली एक बार हुमायूं ने अपने पास में ले ली, लेकिन इस हेमू ने वापस छीन ली दिल्ली, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद में दिल्ली हेमू से छीनने के लिए अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। मैं एक बार और बता दूं आपको। अभी हम हुमायूं की बात कर रहे हैं, तो हुमायूं के टाइम सिकंदर शाह और इब्राहिम शाह, इन दोनों में झगड़े में सिकंदर शाह जीत जाता है और आदिल शाह किसको सेनापति बना देता है? हेमू को। तो जब हुमायूं आएगा भारत में तो उसका सामना सिकंदर शाह से होगा। तो देखिए यहां पर हुमायूं आया और हुमायूं ने, देखिए शेर शाह, देखिए ये जो मैंने कहानी सुनाई है उसके बीच में मैंने ये डाल दिया है, तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बता दूंगा। पहले मैं आपको जो है किसके बारे में बताता हूँ, हुमायूं का पूरा जीवन बता देता हूँ। तो हुमायूं ने देखिए 1554 में पेशावर पर अधिकार कर लिया, फिर लाहौर पर अधिकार कर लिया, और मच्छीवाड़ा का युद्ध इसने लड़ा। किसका युद्ध लड़ा? मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। और मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने क्या किया, सिकंदर सूरी के, मैंने बताया सिकंदर सूरी जो उस समय आगरा दिल्ली पर अधिकार कर रहा था, उसके दो सूबेदार थे, नसीब खां और तातर खां। तो नसीब खां और तातर खां को सिकंदर सूरी ने हरा दिया मच्छीवाड़ा के युद्ध में। सिकंदर सूरी के सूबेदार को हुमायूं ने हरा दिया मच्छीवाड़ा के युद्ध में। तो यहां पर सिकंदर सूरी खुद युद्ध लड़ने नहीं जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है जो आपको याद रखनी, वो है सरहिंद का बैटल। और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया, और जब सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया तो उसका अधिकार हो गया। किस पर अधिकार हो गया? उसका अधिकार हो गया दिल्ली और आगरा पर। तो ये हुमायूं का जीवन है। हुमायूं नामा जो उसकी आत्मकथा है, उसको गुलबदन बेगम ने लिखा है। उसकी गुलबदन बेगम उसकी बहन थी, उसके द्वारा लिखा गया है। और दो पेंटर अपने साथ ये पर्शिया से लेकर आया था, उसका नाम याद रखिएगा, अब्दुस समद और मीर सैयद अली। अब्दुस समद और मीर सैयद अली जो ये दो पेंटर हैं, इसको पर्शिया से, ईरान से अपने साथ में वो लेकर आया था। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। लेनपुल का कथन मैंने आपको बता दिया। लेनपुल क्या लिखता है कि वो जिंदगी भर जो है ठोकरें खाता रहा और ठोकर खा के गिर गया, क्योंकि वह, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। मकबरा दिल्ली में। मीना बाजार की इसने शुरुआत की। मीना बाजार ऐसा बाजार होता था जो हफ्ता में कुछ दिन लगता था, और वहां से कई लोग खरीदारी करने के लिए आते थे, शाही बाजार होते थे। इसी मीना बाजार में नूरजहां की मुलाकात जो है किससे होगी? जहांगीर से होगी। तो ये मीना बाजार की शुरुआत यही करता है। 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, बड़ा ज्योतिष में विश्वास करता था हुमायूं। तो हुमायूं का ये जीवन है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसके जीवन में। इसकी डेथ हो जाती है, और मैंने बताया कि सिकंदर शाह सूर को पराजित कर देता है सरहिंद के युद्ध में। जब हुमायूं की डेथ होती है तो मैंने बताया कि उस समय जब इसकी डेथ होती है तो इसका बेटा अकबर दिल्ली आगरा में नहीं रहता है, वो पंजाब में रहता है। इसी का फायदा उठाकर अब इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह तो चले गए, क्योंकि इब्राहिम शाह को सिकंदर शाह ने मार दिया और सिकंदर शाह को हुमायूं ने मार दिया। तो बचा कौन? सूर्यवंश का तीसरा जो दावेदार था, आदिल शाह। आदिल शाह का सेनापति मैंने बताया कौन? हेमू। तो हेमू जो है उस समय दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। हेमू कौन रहता है? हेमू हरियाणा का एक बनिया रहता है, रेवाड़ी का, और वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और कहते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि हिंदू राजाओं के द्वारा बड़ी उपाधि थी धारण किए जाने वाली, और 14वां ऐसा विक्रमादित्य होता है वो। तो हेमू को हराना अकबर का काम था। तो अकबर के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे अकबर के बारे में क्या चीजें हुई है। ठीक है, तो ये हुमायूं का जीवन है, सारी चीजें मैंने बता दी है। बस मैं आपको जो 2 ये स्लाइड्स पीछे चली गई इनके बारे में बता दूं कि 1540 में चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद में सूरवंश की स्थापना कौन करता है? शेर शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी बड़ा ही चतुर और चालाक व्यक्ति था। ये शेर शाह सूरी जो है, एक्चुअली इसका नाम शेर शाह, इसके एक शेर को इसने मार दिया था, इसलिए बोला जाता है कि शेर शाह इसका नाम था। ये बिहार के शासक थे, बहार खां लोहानी उनका अंगरक्षक था। और कहते हैं कि ये बाबर के साथ में चंदेरी के युद्ध में भी लड़ा था अज्ञात रूप से, और इसने कई सारा प्रशिक्षण लिया था। जब हुमायूं को हरा देता है तो 40 से 45 बहुत छोटा शासन करता है, लेकिन छोटे शासन में इसके बहुत सुधार हैं। एक तो आपने सुना होगा जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड जो है बंगाल से लगाकर पेशावर तक जाती थी, अभी पंजाब तक जाती है, भारत में है। उस ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया। चुंगी की व्यवस्था इसने 2 जगह कर दी। पहले जगह जगह चुंगी लगती थी, अब
जहां बंगाल से सामान निकलता था और पेशावर में जहां जाता था, तो दो जगह, उस रास्ते के दो जगह ही चुंगी लगती थी और कहीं चुंगी नहीं लगती। चुंगी मतलब टैक्स, रोड टैक्स, दो जगह लगती थी। सड़कें बनाई, सराय बनाए, आपने सुना होगा मुगल सराय का नाम सुना होगा, बेगूसराय, मुगल सराय। ये जो सराय है ना, क्या थी, बहुत लंबा रोड था, बहुत लंबा रोड था। जैसे ये यहाँ से जा यहाँ जाना है, अब इस रोड पे डाकू लुटेरे वगैरह हो सकते थे, इसने हर 2-3 किलोमीटर पे एक सराय बना दी, जहां पर घोड़ों के खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था होती थी। तो अलग अलग जगह इसने सराय बना दी, उन्हीं सराय को हम आज बेगूसराय, मुगल सराय इस नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसने काम किए। भूमि सुधार का काम भी किया इसने, कई सारे जो है शासन व्यवस्था में सुधार भी इसने किए। तो शेरशाह सूरी बहुत रेनॉन्ड शासक है जिसने 5 साल में इतने सारे काम किए हैं। तो इसके बारे में क्या चीजें और देख लेते हैं। देखिए, शेरशाह सूरवंश का संस्थापक था। इसका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था। जन्म तो पंजाब में हुआ था, लेकिन इसके बचपन का नाम फरीद था। देखिए, मैंने बताया आपको। इस शेरशाह की उपाधि बिहार के शासक किसने दी? बहार खां लोहानी ने दी थी, जिसका अंगरक्षक के रूप में नियुक्त था। लेकिन जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा से विवाह करके बिहार का शासक बन जाता है। यही मैंने लिखा है कि उसकी विधवा से विवाह करके बिहार का शासक बन जाता है। फिर ये क्या करता है? मालवा पर अधिकार करता है। एक ये युद्ध आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये युद्ध क्या है? समेल का युद्ध है। जोधपुर के पास में जैतारण जगह है, तो जैतारण में ये युद्ध हुआ था। और इस जैतारण में जो युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी जो है मालदेव से लड़ने के लिए आया था। मालदेव मैंने बताया, मालदेव के पास में हुमायूं शरण लेने के लिए आता है। तो मालदेव, शेरशाह सूरी, हुमायूं समकालीन होते हैं। तो शेरशाह सूरी जब मालदेव से लड़ने के लिए आता है तो युद्ध बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मालदेव क्या करता है? अपने सिपह सालारों पर विश्वास नहीं करता है। शेरशाह सूरी बड़ा चतुर व्यक्ति था। उसने क्या किया? मालदेव से हार का खतरा था, तो उसने क्या किया? मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, तो उनके जैसे लिखे गए खत मालदेव के कैंप में वो डाल देता है कि जेता कुंपा हमारी तरफ मिल गए हैं और अब आपकी हार सुनिश्चित है। तो जब मालदेव को ये पता लगता है कि मेरे सेनापति तो मिल गए इनकी तरफ, तो मैं क्या करूं, तो वो भाग जाता है युद्ध छोड़ के। लेकिन जेता कुंपा अपनी स्वामी भक्ति को बताने के लिए युद्ध में लड़ते हैं और जेता कुंपा उस युद्ध में मारे जाते हैं। तो ये जेता कुंपा का नाम याद रखिएगा, जेता और कुंपा, ये दो बड़े वीर सेनापति थे मालदेव के। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जेता कुंपा सिर्फ लड़ते हैं, मालदेव भाग जाता है, तो भी शेर शाह को बड़ी मुश्किल से युद्ध जीतने में सफलता मिलती है। तो वो इस युद्ध के जीतने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलता है जो कई सारे इतिहासकार कोट करते हैं कि यहाँ है क्या जोधपुर में, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ तो बाजरा होता है, कुछ भी नहीं होता, लगान भी नहीं वसूल कर सकते पूरा। तो वो बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी यहाँ मुझे इतना, इस लड़ाई में मैंने जितना जोखिम लिया है, हो सकता है इस लड़ाई में अगर हार जाता तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध है, गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध आप बोल सकते हैं, मेवाड़ के शासक मालदेव के लिए। तो ये है। फिर 1540 में क्या करता है? कलिंजर का किला है यूपी में, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, उस पर अधिकार करते समय अग्नास्त्र चलाता है। ये किले को अधिकार करने के लिए, तोड़ने के लिए, उस अग्नास्त्र से फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह की। तो बड़ी दुखद मृत्यु होती है। उस अस्त्र का नाम कई बार एसएससी रेलवे में पूछ लिया जाता है, तो उक्का नामक अस्त्र है। उस अस्त्र का क्या नाम है? उक्का। अग्नेय अग्नास्त्र है जिसमें आग निकलती है, गोला बारूद निकलता है, जैसे रॉकेट लॉन्चर वगैरह होते हैं ना, हाथ में रखकर चलाए जाते हैं, वैसे तरीके का उक्का नामक अस्त्र है। तो कलिंजर के किले में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु में बस यही काम है जो याद रखने आपको। इसका मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। और इसकी जो जीवनी लिखी है तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही जो है अब्बास खां शेरवानी ने लिखी है। इसी के समय का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसका समकालीन रहता है। और यही मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत नाम के ग्रंथ की रचना करता है, जिसमें रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के जो राजा थे, गुहिल वंश के अंतिम राजा राणा रतन सिंह की कहानी का जिक्र है। तो पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी उसी समय लिखते हैं। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में आप समझ गए होंगे। और यही शेरशाह सूरी वही है जिसने हुमायूं को हराया है। तो बीच में जो हुमायूं भटकता रहता है तब ये शासन करता है, लेकिन ये शासन कितने साल कर पाए? केवल 5 साल कर पाए। तो इसके वंशज आते हैं बाद में। लेकिन शेरशाह के बारे में और दूसरी बात है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले देखिए सैनिक सुधार किए, घोड़े दागने की प्रथा चालू की, कैश में सैलरी देना, हुलिया लिखाना, ये सारे काम जो है इसने चालू किए। कर जो है 1/3 कर दिया इसने, पहले ज्यादा हुआ करता था। और भूमि को भी इसने क्या कर दिया? उच्च, निम्न और मध्यम 3 भागों में बांट दिया। जो अच्छी भूमि उससे ज्यादा लगान, जो कम अच्छी भूमि उससे कम लगान। और नाप के आधार पर, नाप तो है ही, लेकिन अच्छी भूमि का नाप, निम्न भूमि का नाप, मध्य भूमि का नाप, और नाप के आधार पर लगान डिसाइड करने वाला काम किया इसने। सभी करों को खत्म कर दिया। 2 जगह चुंगी लेने की व्यवस्था मैंने बता दिया आपको। इसने रोहतासगढ़ का किला बनाया। भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। सिकंदरी गज मैंने बताया था किसने चलाया था? सिकंदरी गज जो है सिकंदर लोदी ने चलाया था। मैंने बताया था 30 इंच का एक गज होता था, गज सिकंदरी, उसी सिकंदरी गज का प्रयोग इसने किया। और इसने एक सड़क बनाई जिसका नाम मैंने बता दिया, ग्रैंड ट्रक। सोनारगांव से अमृतसर पंजाब तक अभी जाती है, उस समय पेशावर तक जाती थी ये, क्योंकि ये भारत में भी पेशावर नहीं है।
मुद्रा प्रणाली, इसने एक समान माप तोल मुद्रा प्रणाली सारे एक समान कर दिए कि माप तोल के उपकरण जो है बिल्कुल शाही होंगे और वो जारी होंगे, यानी 1 किलो यानी 1 किलो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यूज कर लें। तो एक समानता लाई, स्टैंडर्डाइजेशन लाया। मुद्रा भी इसने यूज की। सबसे पहले रुपया यूज करने वाला शेरशाह था, जिसको आज हम यूज करते हैं। दाम जो है कॉपर कॉइन था, उसको भी इसने यूज किया। सिल्वर कॉइन को भी इसने यूज किया। तो ये सारे काम जो है शेरशाह के लिए, और इन्हीं कामों के कारण शेरशाह का 5 साल का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि शेरशाह की मृत्यु के बाद में क्या होता है। शेरशाह की मृत्यु जब 1545 में हो जाती है तो उसका शासक बनता है कौन? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह 9 साल तक शासन करता है, 1545 से 54 तक। और फिर इस्लाम शाह के बाद में कौन आता है? फिरोज शाह। और फिरोज शाह को मार के उसका मामा कौन? आदिल शाह। मुबारिज खां रहता है वैसे तो, लेकिन मुबारिज खां आदिल शाह के नाम से शासन पर बैठता है। एक कौन है? इब्राहिम शाह। और इब्राहिम शाह के बाद में कौन है? ये एक सिकंदर शाह। ये तीनों व्यक्ति जो आपस में लड़ते हैं कि शेरशाह सूर का असली उत्तराधिकारी कौन है। और आदिल शाह तो हेमू को सत्ता सौंप देता है, और इब्राहिम शाह को कौन मार देता है? सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह को कौन हरा देता है? हुमायूं। तो जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो दिल्ली और आगरा पर कौन अधिकार करने आ जाता है? हेमू। इस तरीके से मैंने कहानी आपको सुनाई है, सारी कहानी आपको क्लियर है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर और हेमू के युद्ध के बारे में, यानी पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। और अकबर एक बड़ा शासक हुआ उस समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।